सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर विषय जो है हमारा, उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपका राजन सीरीज का नया संस्करण है 2024 का, उसके सभी महत्वपूर्ण जितने भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यहाँ राजन सीरीज में आपके दिए गए हैं। और राजन सीरीज में गलतियां भी दी गई हैं, तो इसको आपको डायरेक्टली राजन सीरीज को नहीं पढ़ना है, मेरी क्लास को देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी लोग सही पढ़ पाए। और देखिए, इस तरीके से आप राजन सीरीज पढ़ने जाओगे, पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको रटना पड़ेगा। इससे अच्छा यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन आपको, एक एक ऑप्शन तक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, तुरंत आपको चीजें याद हो जाएंगी, बिना याद किए आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप इस क्लास को अभी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुपों में तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इस क्लास को अच्छे से अटेंड कर पाए। देखिए, इससे पहले ऑब्जेक्टिव के 30 प्रश्न जो है, ऑब्जेक्टिव के आपके 30 प्रश्न पार्ट 1 में हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके हैं और यहाँ पे पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से यहाँ पे हम लोग 31 से करने वाले हैं। पार्ट 2 ये होगा आपका वीडियो, पार्ट 2। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे पार्ट 2 को आज हम देखने वाले हैं और इसको अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपके परीक्षा में जो 5 नंबर का बहुविकल्पी आता है, उसके साथ साथ आपका जो अतिलघुत्तरी आता है 6 नंबर का, सभी चीजें आपको तैयार होंगी। ठीक है, अब देखिए, ये तो 5 प्रश्न आपके रहते हैं बहुविकल्पी, ये तुरंत आपको ऑप्शन में कर लेना होता है और अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी में लिखना होता है आपको। तो लिखने के लिए भी यहाँ से अगर आप समझे रहेंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से बस आपको मेरी बातों को सुनना है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है यहाँ पे। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, लेकिन पहले इस क्लास को देखिए। देखिए, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। उपग्रह आपको पता है ये हमारी धरती माता है। अब इस धरती माँ के चक्कर कृत्रिम उपग्रह जो होता है वह लगाता है और कृत्रिम उपग्रह इस तरीके से लगाता है और यहाँ पे पृथ्वी पे सूचनाओं का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है। ठीक, तो उपग्रह आप समझ गए, सैटेलाइट। अब इसका प्रयोग कैसे होता है? इसका प्रयोग जो है वह दूरस्थ शिक्षा में, बिल्कुल दूरस्थ शिक्षा में ही, जो लोग कहीं दूर बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं अपने घर पे बैठ करके, कहीं लाइब्रेरी में बैठ करके आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ये दूरस्थ शिक्षा है। और ये किसके माध्यम से पॉसिबल हो पा रहा? देखिए, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन यूज कर रहे होंगे। ठीक, अब इस पे आप कैसे इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो? या तो आप मोबाइल टावर्स के माध्यम से इसको जो है वह एक्सेस कर पा रहे होंगे, या फिर आप की केबल आ रही होगी जो इसमें कंप्यूटर में लग रही होगी, इसके माध्यम से आप इस क्लास को एक्सेस कर पा रहे होंगे। तो ये जो टावर से, टावर का संबंध किससे होता है? इस सैटेलाइट से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जुड़ा होता है और दूरस्थ शिक्षा में मदद करता है। और प्राथमिक शिक्षा किस तरीके से होती है? प्राथमिक शिक्षा के लिए आप लोग टीचिंग के लिए जाते हो प्राइमरी स्कूल में, और भविष्य में उसी प्राइमरी स्कूल में आप पोस्ट होकर के अपनी सेवाएं दोगे। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा में स्कूल का रोल होता है पूरी तरीके से। बच्चे को, हमको गैजेट से देखिए शुरू में दूर ही रखना है, बच्चों को जितना मोबाइल से, कंप्यूटर से दूर रखें। आज के समय में इसका ज्ञान बच्चों को अपने आप हो जाता है, उसको सिखाने बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद सीख लेगा, इतनी रुचि उसमें रहती है। आपको बच्चे को कम से कम जब तक वह प्राइमरी में है तब तक काफी दूर रखिए और अच्छे से उसको पढ़ने दीजिए, उसको सिखाइए, वह समाज में सीखे, स्कूल में सीखे।
ठीक है, और खेल के माध्यम से सीखे। अब परंपरागत शिक्षा में मतलब कि जो समाज से आप सीख रहे हैं या अपने परिवार से सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें तो उपग्रह का प्रयोग होता ही नहीं है और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आप जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन आ, दूरस्थ शिक्षा में, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 32 देखिए। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट। तो उपग्रह के द्वारा वीडियो भी चलाया जाता है, दूरदर्शन जो हमारा टेलीविजन होता है यह भी चलता है, और इंटरनेट जो हमारे कंप्यूटर मोबाइल में जो डेटा होता है वो भी चलता है इसके माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से। तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन ड जो हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33। ई कॉमर्स है अंतरराष्ट्रीय माल का खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, स्टोर में ना मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से संबंध उत्पादों का सेवाओं का क्रय विक्रय। अब ई कॉमर्स, ई का मतलब क्या होता है, ई शब्द जहां पे आ गया इसका मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि आपके मोबाइल कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजें, और ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, कॉमर्स। अब देखिए ई का मतलब हो गया कि आप समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी से आप जुड़ गए, और कॉमर्स ये टेक्नोलॉजी की मदद से चीजें होने लगी, और कॉमर्स का मतलब क्या होता है, लेन देन होता है, बिजनेस होता है, इस तरीके से आप समझिए। ठीक, तो ई कॉमर्स आपका क्या हो गया, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से चीजें हो रही हो, जहां पर लेन देन हो रहा हो, वो आपका ई कॉमर्स हो गया। इसका सबसे एग्जाम्पल क्या है आज के समय में, अमेजॉन है आपका, फ्लिपकार्ट है, ये सभी क्या है, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आज के समय में, मार्केट प्लेसेस हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे आप जाते हो आपके नजदीकी बाजार में, वहां दुकानें होती हैं, उसी तरीके से आप अपने मोबाइल पे यूज करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो ये ऑनलाइन बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें हैं। यहाँ पे आप सामान खरीद के डायरेक्ट अपने घर मंगा सकते हो। तो एक तो आप प्रोडक्ट सामान खरीद रहे हो, ठीक, सामान खरीद रहे हो आपने सामान खरीद लिया, और दूसरा जो है यह सामान आपके घर ऑफिस तक आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको सुविधा मिल रही है, सर्विस मिल रही है, ठीक, या सेवा इसी को कहते हैं, सेवाओं। तो सामान घर तक आ रहा है, तो ये आपको क्या है। अब ऑप्शंस को देखिए, अंतरराष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, क्या केवल आप अमेजोन पे जो बाहर के सामान है वही खरीदते हैं, नहीं, और केवल सामान खरीद रहे हैं, नहीं, तो ये ऑप्शन पूरी तरीके से आपका सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, अब देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट हो गया, आपका सामान हो गया, और आपकी सेवाएं क्या हो गई, आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करके दे रहा है, कुछ ह्यूमन एफर्ट लग रहा है उसमें, ठीक है, तो ये हो गई आपकी सेवा। आपको सामान मिला, आपको सर्विस मिला, आपके घर तक पहुंचा, और आपने या तो क्रय किया, या तो आपने खरीदा है, या यही काम आप भी कर सकते हैं, सीधे आप अमेजन पे सेलर बन सकते हैं। आपके पास कोई सामान है जो आप बेचना चाहते हैं, तो अमेजन से जुड़ जाइए, और वहां पे आप अपने सामान को अपने घर बैठे या जहां भी आपका ऑफिस हो, वेयर हाउस हो, वहां से अपने सामान को आप विक्रय कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय। ठीक, तो ये ऑप्शन जो होगा बिल्कुल परफेक्ट है यह ऑप्शन, ठीक है। और तीसरा, स्टोर्स में ना मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय। स्टोर में देखिए आपका मोबाइल मिलता है आज के समय में, लेकिन आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, कपड़े लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कंप्यूटर से संबंध
तो केवल कंप्यूटर से संबंधित सामान थोड़ी ना मिलता है ई कॉमर्स पे, ई कॉमर्स पे तो सब कुछ मिल रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन बा जो हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा संख्या 34। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को टोपोलॉजी कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, संचार कहते हैं या आंकड़ा कहते हैं। ये तो एक बार में आप लोग समझ जाओगे कि संचार कहते हैं। सूचना को, इंफॉर्मेशन को, इन्फो को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना, ये क्या है, स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसको संचार, कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन अब जिसको संचार के बारे में नहीं पता होगा उसको सभी ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, उनके लिए मैं बता देता हूं। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी तरीका होता है जिसमें जो नेटवर्क कैसे जुड़े हैं, एक दूसरे से नेटवर्क कैसे जुड़े हैं, ये आपकी होती है टोपोलॉजी। ठीक, इस तरीके से जुड़े हैं या इस तरीके से नेटवर्क में जुड़े हैं, ये हो जाता है आपका टोपोलॉजी। प्रयोगशाला, लैब आप जानते हैं, विद्यालय कॉलेजेस में आपने देखा ही है। और इसके बाद संचार आपको पता है, संचार कम्युनिकेशन यही होता है, सूचनाओं को स्थानांतरित करना। और आंकड़ा आपको पता ही है कि जो संख्याएं होती हैं वो इस तरीके से आपका आंकड़े का रूप लेती हैं। तो सूचनाओं को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया हमारी क्या होगी? संचार होगी। ऑप्शन 7 सही हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 35 है हमारा, सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ साथ संभव है। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ साथ संभव है। अब ए जो है वह सूचना का प्रसारण कर रहा है और सूचना का प्राप्ति भी कर रहा है बी से। बी को सूचना का प्रसारण कर रहा है और बी से सूचना को प्राप्त भी कर रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? देखिए सिंप्लेक्स एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें ए सेंडर होता है और यह बी को केवल सूचना भेजता है, और बी जो है वह ए को नहीं भेज सकता, केवल यूनिडायरेक्शन होता है, एक दिशा में केवल यह होता है। एक यह सेंडर होता है, एक यह सेंडर होता है और एक यह है आपका रिसीवर होता है। ठीक, अब इसी तरीके से हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स में देखिए ए से बी तक जाएगा एक समय में, या फिर ए को रिसीव होगा बी से, लेकिन ये अलग अलग समय पे होगा, एक साथ नहीं होता है। ठीक है, ए से बी को जा सकता है और बी से भी ए को आ सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज होगा, एक टाइम पे एक ही चीज होगा, या तो ए से बी को जाएगा या बी से ए को आएगा। तो ये होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। तो दोनों एक साथ होना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? ये चीज होती है, सूचना बी तक जाएगी भी और बी से आएगी भी, एक साथ जाएगी एक साथ आएगी, मतलब कि सेम टाइम पे जा भी सकती है और आ भी सकती है। तो ये आपका हो जाता है फुल डुप्लेक्स। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका गलत है, उपयुक्त सभी एक साथ तो सही है ही नहीं। तो ऑप्शन सा फुल डुप्लेक्स। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न संख्या 36 कह रहा है प्रसार भारती का गठन कब हुआ? अब प्रसार भारती जो है वह समझिए क्या है, एक संस्था है, ऐसी संस्था है जो देश में सार्वजनिक प्रसारण, मतलब सभी लोगों तक जो प्रसारण होता है, जो रेडियो है, जो टीवी है, दूरदर्शन है, इसका जिम्मा किसका है? हमारे प्रसार भारती संस्था का है। ये हमारे भारत की बहुत ही प्यारी संस्था है, इसने बहुत कुछ दिया है। दूरदर्शन ने हमारा बचपन हमको दिया है, तो इस तरीके से रेडियो ने सूचनाएं दी हैं। तो इस तरीके से ये प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वह 23 नवंबर 1997 में हुआ था। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एड्यूसैट का पूरा नाम है। पहले ही प्रश्न में, पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था, एड्यू का मतलब था एजुकेशनल, मतलब कि शिक्षा से संबंधित, और सैट का मतलब क्या था? सैट का मतलब था सैटेलाइट, सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। तो एजुकेशनल सैटेलाइट आपका ऑप्शन सा में दिया गया है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सा एजुकेशनल सैटेलाइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 38 है हमारा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि
आईसीटी इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शैक्षिक महत्व है, क्या शैक्षिक महत्व है। और ये जो आप आईसीटी पढ़ रहे हो, इसके बारे में पढ़ रहे हो, ये केवल आपको यही नहीं प्रश्न इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स होते हैं आपके, जो भी टीचिंग एग्जाम्स आप दोगे आगे चल करके, वहां पे आपको यह आईसीटी से जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा, या कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मिलता है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में, आ व बा दोनों, आ व बा दोनों। तो शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, जैसे आप स्कूल में जाओगे, टीचिंग करोगे, जैसे मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ, तो सूचना एवं ये जो आईसीटी है, इसके माध्यम से मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं आपके लिए इतनी सारी सूचनाएं ला पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे प्रश्न ला पा रहा हूँ, आप तक अपने क्लास को पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये टीचिंग में सहायक होता है शिक्षक के लिए। और अधिगम कार्य के लिए, जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो चीजें लर्न कर रहे हो, कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हो, उसमें भी यह सहायक है, इसमें भी इसका महत्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ व बा दोनों हो जाएगा सही, ऑप्शन सा यहाँ पे इसीलिए सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या 39, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है अध्यापक के शिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठ पोषण में, या उपयुक्त सभी में। आप देखेंगे अध्यापक के प्रशिक्षण में, टीचर ट्रेनिंग, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग टीचर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हो। डीएलएड क्या है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप शिक्षण किस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, आप टीचिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से शिक्षण का प्रशिक्षण आप प्राप्त कर रहे हो। तो ये जो है अध्यापक के प्रशिक्षण में सहायक होता है। अब आप एक बार डीएलएड कर ले रहे हो, आप टीचर बन जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए निरंतर आपको सीखना है, लगातार आपकी ट्रेनिंग होती है बीआरसी पे, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होगी, नई चीजें जो लाएगी सरकार, जो योजना लाएगी, जो नई चीजें आपको सीखनी होगी वह बीआरसी पे सीखनी होगी। तो आईसीटी की मदद से लगातार आपकी जो ट्रेनिंग है वह लगातार आपके कार्यकाल में चलती रहेगी जब तक आप जॉब करोगे, ठीक। तो इस तरीके से अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, कि टीचिंग का क्या उद्देश्य है, ठीक है, बच्चे को कितना आप सिखाना चाहते हैं, ये सारी चीजें प्राप्त करने में भी, और पृष्ठ पोषण में भी यह सहायक होता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न क्या 40, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है शिक्षक के रूप में, सूचनाओं को संग्रहण करने में, परीक्षक के रूप में, या उपयुक्त सभी। अब देखिए शिक्षण अधिगम में जब आप कोई चीज सीखते सिखाते हो, तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर जो होता है, इसमें कंप्यूटर में बहुत सारा ज्ञान होता है, स्टोर होता है, तो ये इसके माध्यम से आप सीखते हैं चीजें। तो यह शिक्षक का रूप वहन करता है, सूचनाओं को संग्रहण किया रहता है, या आप और सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं, तो ये सूचनाओं को संग्रहण करने में भी कार्य करता है। और परीक्षक के रूप में इस पे आप देखते होंगे कि आप टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल ऐप में डीएलएड का कोर्स है, उसमें कोर्स में आप क्या करते हैं, आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में। तो ये आपके परीक्षक के रूप में, चाहे आप कंप्यूटर में दीजिए या अपने मोबाइल में दीजिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो होता है वह आपका परीक्षक के रूप में भी कार्य करता है। ये तीनों सही है, तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न क्या 41, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य, शिक्षा में कंप्यूटर का क्या कार्य है। तो बहुत ही एक विशिष्ट स्थान हो गया है कंप्यूटर का शिक्षा में, क्योंकि इसके अंदर स्मृति मेमोरी होती है, अर्थात संग्रहण करता है यह, और तथ्य
प्रक्रियाकरण भी करता है और सूचना प्रस्तुतिकरण भी करता है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सभी काम जो है वह कंप्यूटर के शिक्षा में है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 42 है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं, रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव। अब देखिए इस तरीके से ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये स्मार्ट क्लास है। यहाँ पे मैं आपको कुछ भी चीजें बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ आसानी से, कुछ भी चीजें यहाँ पे आपके डिजिटल बोर्ड पे मैं प्ले करके दिखा सकता हूँ। ये इंटरेक्टिव पैनल पे आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, रोजगार परक शिक्षा है। अब इसमें आप टीचर ट्रेनिंग ले रहे हो तो अभी मान लेते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके अंदर वो तत्व तो आ गया है कि जो शिक्षक आपको बना रहा है, आप कहीं गवर्नमेंट में नहीं तो कहीं प्राइवेट में आप अपनी सेवाएं देंगे, आप कहीं अपने संस्थान को खोलेंगे वहां सेवाएं देंगे। तो आपके अंदर रोजगार परक शिक्षा की प्राप्ति जो हो जाती है स्मार्ट कक्षाओं से वह संभव हो जाती है। ये सही ऑप्शन है। विद्यालयी हलचल से छुटकारा मिल जाता है। आप स्मार्ट बोर्ड किसी भी प्राइमरी स्कूल में ले जा करके लगा दीजिए, वहां बच्चा और इंटरेस्ट से पढ़ेगा किसी भी क्लास में। तो ये विद्यालयी हलचल जो हो जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा, बच्चे और ध्यान लगा के और रुचि के साथ पढ़ेंगे। यौन रोग, गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। अब ये सभी विषय कैसे हैं, ये सभी जागरूकता के विषय हैं। यौन रोग और गर्भ निरोध ये जैसी समस्याएं आती हैं, ये बच्चों को शुरू में सेक्स एजुकेशन देना है, ठीक। इन सारी चीजों से बच्चों को अवेयर करना है। तो इससे टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट क्लास से ये सारी चीजें बच्चों को बताई सिखाई जा सकती हैं, जागरूक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 43। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है टेलीविजन, वीडियो, टेक्स्ट और उपग्रह। तो ये सभी जो है यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक तरीके से अधिक लोगों तक अपने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, ये क्या हो गया आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। ये टेलीविजन के माध्यम से भी हो सकता है, वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से भी हो सकता है और उपग्रह की मदद से तो होगा ही। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 44। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, आ व बा दोनों या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो यहाँ पे संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से, आईसीटी के प्रयोग से विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। किसमें, विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, क्या सिलेबस होगा, उसको विभिन्न भागों में बांटते हैं। और विषय विशेष के मूल्यांकन को, कैसे उसका मूल्यांकन किया जाएगा, कब कब, इसको भी बांटते हैं। तो ये ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन आ व बा दोनों जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, रेडियो संचार का कैसा साधन है। अब रेडियो आपको पता है, रेडियो को आप केवल सुन सकते हो। तो दृश्य मतलब होता है देखना, तो इसको तो आप देख सकते नहीं हो, तो इसलिए ये नहीं होगा। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, तो सुन सकते हो। आ बा दोनों ये गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा श्रव्य, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। रेडियो संचार का श्रव्य साधन है, सुनने वाला साधन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी शिक्षक को व्यवसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। आईसीटी किस तरीके से शिक्षक के व्यवसायिक विकास में
व्यवसायिक विकास में किस प्रकार से सहायक है? अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अधिगम सामग्री के निर्माण में किन किन चीजों से शिक्षक पढ़ाएगा, आईसीटी के माध्यम से उसका निर्माण शिक्षक कर सकता है। और शिक्षण विधियों के प्रयोग में किस शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक पढ़ाएगा, केवल डिस्कस करेगा या बच्चों से क्वेश्चन करेगा या बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देगा टीचर, उसे करके लाना रहेगा बच्चों को। तो विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग जो है वह शिक्षक कर सकता है, सब आईसीटी के सहायता से। तो ऑप्शन आ बा दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा इसीलिए सही होगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 47 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अभिलेखीकरण में। तो परीक्षाओं का चाहे मूल्यांकन करना हो, आप लोग का टेस्ट करना हो, एग्जाम लेना हो, तो इसमें आईसीटी की मदद ली जा सकती है। चाहे आपका सिलेबस डिजाइन करना हो, पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें बच्चों को किसी विषय में पढ़ानी है, इसमें भी आईसीटी मदद करता है। और अभिलेख जो डेटा है आप लोगों का, उसमें भी आईसीटी मदद करता है। तो ऑप्शन ड जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 48, कौन दृश्य उपभाग नहीं है? कौन दृश्य उपभाग नहीं है? इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो, रेडियो। तो दृश्य कहाँ नहीं होगा, किसमें आप नहीं देख पाते हैं? रेडियो में। तो ऑप्शन ड जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको नहीं वाला चूज करना था, किसमें दृश्य उपभाग नहीं होता है, तो रेडियो में। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न संख्या हमारा 49 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक, या उपयुक्त सभी नहीं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है इस तरीके से क्लास में ऊपर की तरफ लगता है, और यहाँ पे बच्चों को, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड पे आप चीजें देख पा रहे हैं, वैसे बच्चे दीवार पे प्रोजेक्ट होती चीजें देख पाते हैं। ठीक, तो यही होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब संपूर्ण कक्षा को इससे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे रुचि लेते हैं। दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जा सकता है। अब देखिए हर चीज लिख करके तो बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें दर्शाई भी जाएंगी, दिखाई भी जाएंगी, तो उसमें भी सहायता करता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक। तो ये तो बिल्कुल है ही। तो ऑप्शन ड जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है, डेटा माइनिंग का अर्थ क्या है? डेटा और माइनिंग, माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग जैसे खदानों में क्या होता है, खोद के निकाला जाता है चीजों को, वही माइनिंग कहलाता है। ऐसे ही डेटा के केस में डेटा क्या होता है, आंकड़े होते हैं। तो आंकड़े का एकीकरण एकीकरण नहीं होता है, क्योंकि जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उसमें आंकड़ों को खोजा जाता है। ठीक है, तो आंकड़ों का खनन, एक तरीके से शाब्दिक अर्थ अगर लें तो इसका जो होगा आंकड़ों का खनन, और बल्कि आंकड़ों का मूल्यांकन भी आप समझ सकते हैं, लेकिन ये शाब्दिक अर्थ अगर लेते हैं तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन बा जो हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 51 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 52 है, देश के दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है। देश में सबसे ऊंचा टावर जो है दूरदर्शन का, वह आपका इस समय जो है वह रामेश्वरम में है। 323 मीटर के आसपास है, लेकिन इसमें ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 300 मीटर ऊंचा जो है वह आपका दूरदर्शन का टावर जो है वह मुंबई में है। तो ये ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ऊंचा टावर है, 300 मीटर मतलब बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 53, डीवीडी का विस्तृत रूप है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, या डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्शन आ जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही सही फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, इंटरनेट का अनुप्रयोग के क्षेत्र हैं शिक्षा, सामाजिक नेटवर्किंग या मनोरंजन। तो ये सभी जो हैं आप इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन भी प्राप्त करते हो, मनोरंजन भी करते हो और फेसबुक, इंस्टाग्राम ये भी यूज करते हो। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 55, दूरदर्शन के प्रकार हैं शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षणिक दूरदर्शन, अनौपचारिक दूरदर्शन या उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो होते हैं ये दूरदर्शन के प्रकार हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ हैं शिक्षा में सामाजिक समानता, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग। तो शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से देखिए शिक्षा में सामाजिक समानता, अब सामाजिक समानता बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए सभी ने इस धरती पे जन्म लिया है और सभी जो है वह समान माने जाए। ठीक है, मान लेते हैं किसी के पास थोड़ी अधिक बुद्धि हो सकती है, भगवान ने उसको दी हो, थोड़ा अधिक धन हो सकता है या, लेकिन जो हमारे सरकार है, जो हमारा समाज है, वह सबको हमेशा समान ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, उसको जो एजुकेशन मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, वह भी समान मिलना चाहिए सबको। तो इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में सामाजिक समानता, शैक्षिक दूरदर्शन का ये भी लाभ है। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों को जब आप ज्ञान दे दोगे, किसी को भी आप पढ़ा लिखा के तैयार कर दोगे तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। और प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, अब शिक्षा के माध्यम से जो भी शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं उनको शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से पूरे देश के सामने, पूरे देश के बच्चों के सामने उनको लाया जा सकता है और पूरे देश के बच्चे जो हैं उनको सुन सकते हैं। तो प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, तो ऑप्शन दा, ये तीनों ही सही है, तो उपयोग तो सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन दा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं शैक्षिक दूरदर्शन, इसी को एजुकेशन दूरदर्शन कह दीजिए या एजुकेशन टीवी कह दीजिए। तो इसी को ई टीवी बोला जाता है, एजुकेशन टीवी शॉर्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ई टीवी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वह भी भौतिक राशियों को माप सकता है और एनालॉग कंप्यूटर भी। पहले एनालॉग कंप्यूटर का ज्यादा प्रयोग होता था, लेकिन जब से डिजिटल कंप्यूटर आए हैं इनका भी प्रयोग जो है वह हर जगह होता ही है, ये हर तरीके से ज्यादा कैपेबल है। तो ये दोनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं भौतिक राशियों के गणना में, कैलकुलेशन में, मतलब टेम्परेचर कितना ऊपर नीचे हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 59 है, आईसीटी का पूरा नाम है, आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका नाम होता है पूरा। ऑप्शन सा में दिया गया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सा जो हो जाएगा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, धोखे किए जाते हैं लुभावने ऑफर से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित या उपयुक्त सभी। तो देखिए ऑनलाइन जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको या तो लुभावने ऑफर दिए जाएंगे या फिर क्रैकिंग के माध्यम से या फिर हैकिंग, तो ये तो आपने सुन ही रखा है। तो ये क्रैकिंग भी, जैसे आपको कोई लिंक भेज दिया गया या आपको एक तरीके से कोई डेमो पेज दे दिया गया, वहां पे आपका लॉगिन ले लिया गया, तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से क्रैकिंग हो जाता है। ठीक, और हैकिंग तो आप सभी लोग समझ ही रहे हैं। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा दा, यह सभी जो हो जाते हैं जालसाजी के तरीके हैं। ठीक है, इसी तरीके से जालसाजी की जाती है। ठीक, तो इस यहाँ पे आपको प्रश्न संख्या 60 तक सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों को आपने समझ लिया होगा, सभी प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आए होंगे।
तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में तुरंत शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके खास 5 मित्र हैं और सभी ग्रुपों में तुरंत शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल होता है घंटी का निशान, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, कोई क्लास आपसे मिस ना हो, आपकी तैयारी यूं ही चलती रहे। ठीक है, आपके दोस्तों की भी चलती रहे, आपके माध्यम से कोई पढ़ पाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत शेयर करिए क्लास को। और अभी तक अगर आपने हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी को नहीं डाउनलोड किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अस्तित्व एकेडमी का, वहां पे ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप सभी विषयों को बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे प्रश्न संख्या 61 से देखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।